नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। एक बार फिर से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर कहा जा रहा था कि चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं रहा। एकदम सपाट सा बजट था, बहुत सारे फायदों की जो उम्मीद थी ऐसा कुछ नहीं रहा। खासतौर से टैक्स स्लैब की जिस पर चर्चा होती है, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी कुछ ऐलानों की बात हुई, किसानों के लिए भी कुछ बातें हुई, रोजगार को लेकर भी कुछ बातें, उस पर तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ कहना था वित्त मंत्री का बजट भाषण के दौरान, कौन सी बड़ी बातें थी, वो एक बार सुनते हैं। For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation, as our Prime Minister firmly believes, we need to focus on four major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All four require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib assumed office in 2014. The country was facing enormous challenges with Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra. The government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तकरीबन 1 घंटे का बजट भाषण पढ़ा और इस दौरान कई बातों का जिक्र किया। इस बजट को लेकर बहुत सी उम्मीदें थी, तो शायद बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी नहीं थी और ये कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान कुछ बहुत ज्यादा बजट में रहने वाला नहीं। अच्छा, जब भी बजट पेश होता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से बजट को बहुत जानदार बताया जाता है और कहा जाता है कि देश को आगे बढ़ाने की मंशा को लेकर यह बजट पेश किया गया है। और जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो कहते हैं कि बजट में कुछ नहीं मिला, टाई फिस हो गया, सारी चीजें होती हैं। हम चर्चा करेंगे, मेरे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मेरी सहयोगी आरती देशवाल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। 4 करोड़ किसानों को फसल का फायदा मिला, फसल बीमा का फायदा मिला, यह वित्त मंत्री ने कहा। औसत वास्तविक आमदनी 50% बढ़ी है, यह उनकी तरफ से कहा गया। जीएसटी से वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स संभव हुआ, यह उनकी तरफ से कहा गया। किसानों के लिए, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए, आसपास के इलाकों की बात की जाए तो कृषि प्रधान प्रदेश है, खेती पर लोगों की निर्भरता बहुत ज्यादा है, तो किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया गया और किसानों के लिए कोष बनाया जाएगा, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, ये उन्होंने कहा। G20 का उन्होंने जिक्र किया। अमृतकाल में हमारी सरकार की ऐसी नीतियों को हमारी सरकार अपनाएगी जिससे विकास हो और हम रिफॉर्म और परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलेंगे। रोजगार की उन्होंने बात की, महिलाओं के लिए बात की, तो बहुत सारी बातें थी। इन बातों पर क्या कुछ कहना है लोगों का, हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ओंकार जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ओंकार जी, स्वागत है आपका। यशपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार यशपाल जी, आपका भी स्वागत है। यशपाल जी बीजेपी से हमारे साथ, ओंकार जी नेहरू से हमारे साथ और मेरी सहयोगी आरती सांगवान भी मेरे साथ हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया ओंकार जी आपकी, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? किस तरह का लगा बजट? जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? देखिए नासिर जी, हमें तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। अच्छा। मैं कल भी आपके चैनल पे डिबेट पे बैठा था, हमें मालूम था
ये सरकार जुमले और जमेलों की सरकार है, ये मुद्दे बताने वाली सरकार है। इन्होंने देना कुछ भी नहीं। आज भी मैं निर्मला सीतारमण जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा फोकस 4 तबकों पर है, गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चारों को ही इन्होंने मारा है। आप देखिए पिछले 10 साल से जब से ये सरकार है, महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, कहाँ हमारे पहलवान कहाँ जाके धरने पर बैठे, लेकिन इंसाफ नहीं मिला उनको। किसान 13 महीने सड़कों पर बैठे, इंसाफ नहीं मिला। झूठे वायदे हुए जरूर। युवाओं के साथ तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की गई थी। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 2 लाख भी नहीं दिए गए। इसके अलावा रह गया महिला, गरीब। गरीब के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पहले 80 करोड़ गरीबों को ये 5 किलो राशन दे रहे थे। आज का आंकड़ा 82.5 करोड़ गरीब को राशन दे रहे हैं। क्या 5 किलो राशन दे के हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं? एक और बात कही थी कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाला है। मात्र 5 किलो अनाज पर गुजारा करना पड़े, वो क्या विश्व गुरु बनेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। जब से सरकार में आए हैं तब से इन्होंने जुमले दे के मुद्दों से भटकाकर जनता की सिर्फ वोट हासिल की है। करने के नाम पर तो मैं ये बता सकता हूँ, 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 67 साल में 55 लाख करोड़ हुआ, मात्र 9 साल में इन्होंने 155 लाख करोड़ और ले लिया। और आज जो आंकड़ा मेरे पास है, 210 लाख करोड़ भारत पर कर्ज हो चुका है। ये सोचने की बात है, क्या इतना कर्ज लेके हम विश्व गुरु बनेंगे? ये सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करके जनता को बरगलाते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, क्या आंकड़ों से पेट भरता है? अगर आंकड़ों से पेट भरता होता तो हम रोटी ना खाते, आंकड़े देखते, आंकड़े सुनते, सो जाते, नींद आ जाती। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, भारत की आज जो व्यवस्था है, आज गरीबी के मामले में लगा लीजिए, पर कैपिटा इनकम के मामले में लगा लीजिए, महिलाओं को सुरक्षा के मामले में अपना, किसी भी तरीके से देख लीजिए, किसान के मामले में अपना लीजिए, हमेशा किसान जब से सरकार बनी है किसान सड़कों पर है। ठीक है सर। और बहुत अफसोस बात है, ये बजट मैंने कल रात को भी आपके चैनल पे कहा था जी कि हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बजट से। ठीक है सर। उनको ये नजर आ रहा मैं है दोबारा से कि हम आऊंगा आपके सिर्फ पास। धर्म की राह पर ओंकार जी, फिर सरकार यशपाल बनेगी। बत्रा जी भी हमारे जबकि साथ हैं। यशपाल जी, महिलाओं की बात करते हुए, किसानों की बात करते हुए, नौजवान और युवाओं की बात करते हुए ओंकार जी ने कहा कि यह बजट नहीं, जुमला था, हमेशा की तरह। कोई उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए कोई उम्मीद ही नहीं थी तो क्या पूरी होती? हेलो जी यशपाल जी। हेलो यशपाल जी, आपकी आवाज आ रही है। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनेलो सुन पा रहे हैं प्रवक्ता, आप मुझे? और जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये बजट नहीं, जुमला है, हमेशा की तरह। बात सबकी हुई लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं है। किसानों के लिए बात हुई, किसानों के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए बात हुई, महिलाओं के लिए कुछ नहीं। विपक्ष का देखिए, तो विपक्ष का काम है किसी भी बात को जुमला बोलना, किसी भी बात को नेगेटिविटी फैलाना। तो ये तो विपक्ष का काम है, जैसे सभी विपक्षी दल करते हैं। उनमें हमारे प्रवक्ता साथी ओमकार जी भी हैं, इनकी पार्टी भी है, और भी सारी सरकारें हैं। अब मैं आपको पुराने आंकड़ों पे लेके चलता हूं, जो पिछले 70 साल जिन्होंने राज किया है देश के ऊपर, जिन्होंने नेशनल हाईवे बनाए 90,000 किलोमीटर, और पिछले 10 साल में बने 1,46,000। ऑप्टिकल फाइबर विलेज जो 24,000 70 साल में हुए, और पिछले 10 साल में 2 लाख। मेट्रो सिटी 5 थी, अब इस 10 साल में 20 हुई और बढ़ाई गई। रेलवे ट्रैक एक्सटेंशन 25,000 किलोमीटर की रेलवे एक्सटेंशन बनाई गई। एयरपोर्ट्स पहले 74 थे और इस 10 साल में 149 हो गए। इनकम टैक्स 2013-14 2 लाख टैक्स फ्री था, आज वो 7 लाख हो गए। और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पहले 20% था, अब 99% हो गया। 2014 तक 7 एम्स और 390 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए, और 157 नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए गए। और ये सरकार ने, ये हमारे माननीय मोदी जी की सोच है, और सबका साथ सबका विकास, इसी के अंदर सबका साथ और सबका विकास है। और हर दिशा में, हर फील्ड के अंदर देश को आगे लाना, यही सोच के साथ वो कार्य कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन, 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट ओपन किए गए। बताइए, देश के अंदर 70 साल के अंदर
हर इंसान को बैंक अकाउंट तक भी नहीं पहुंचने गया, बैंक तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट ओपन कराए, 4 करोड़ पक्के मकान, पानी की 11 करोड़ कनेक्शन दिए। हमारे देश के अंदर 70 साल के अंदर पानी के कनेक्शन भी नहीं दिए गए लोगों को, जो इस 10 साल के अंदर 11 करोड़। उज्जवल योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिए गए और 34,858 मेन हाईवे बने गए, 315 नए मेडिकल कॉलेज, और सबसे बड़ी कोविड के समय के अंदर 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लोगों को लग चुकी है अब तक, और देश विदेश के अंदर भी उस वैक्सीन को भेजा गया। और एक इंसानियत के नाते जो काम होते हैं उनको भी पूरा करा गया। अब इनकम टैक्स रिफंड की बात मैं आपको बता चुका हूं पहले, पिछले टाइम 2013-14 के अंदर गरीब लोगों की संख्या बढ़ गई 3 डेज में इंटरेस्ट जो भी इंटर प्रोसीडिंग, देखिए गरीब 25 करोड़, पिछले 25 करोड़ 10 साल के अंदर जो गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए लोगों को वो 25 करोड़ हैं। अब उसके बाद भी विपक्ष का कोई काम नहीं कर रहा। देश तो देख रहा है, देश के अंदर जिस तरीके से एकदम बदलाव की स्थिति में अंदर देश चल रहा है पिछले 10 साल के अंदर, माननीय मोदी जी के जिस तरीके से काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है, हमारे प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और एक इंसान, एक आदमी इस कार्य के अंदर वर्क कर रहा है और उसको देश को आगे बढ़ाने की दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। पुरानी सरकारों ने अंदर एक जो दिशाहीन देश बना दिया था, उसकी फाउंडेशन बनाना, फाउंडेशन के बाद पूरे ट्रैक पे उसको लेके आना, ये माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और इतने सारे काम मैंने आपको गिनवाया। और ये तो फिर से आपके पास दोबारा से आएंगे यशपाल जी, और लगातार हम बात करते रहेंगे बजट पर कि किस तरह से इस बजट को, और चुनावी बजट कहा जा रहा था कि चुनाव को लेकर भी बहुत सारी घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ राहतें मिल सकती हैं। आरती, क्या लगता है और किस तरह से इस बजट को आप देखती हैं? और हमारे साथ केवल ढिंगरा जी, बड़े बड़े आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं। विपक्ष का कहना है कि आंकड़े हैं, आंकड़ों की क्या बात है, हम चाहते हैं धरातल पर असर देखना। विपक्ष के इस वक्त हमारे साथ केवल ढिंगरा कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। केवल ढिंगरा जी से मैं पूछना चाहूंगी, केवल जी देखिए लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि आंकड़े बड़े बड़े दिए गए हैं लेकिन धरातल पर कुछ नजर आ नहीं रहा। इधर आंकड़े आप देखिए, वित्त मंत्री ने बताए गए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ही बाहर ला दिया है। ऐसे में अब इन आंकड़ों को देखते हुए आपकी क्या राय है? देखिए, अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाया तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन किस बात का दिया जा रहा है? अगर आपने 25 करोड़ गरीबों को बाहर लाने का काम किया है तो उन्हीं लोगों को फिर आप गरीब मान करके राशन क्यों दिया जा रहा है? ये तो बताएं इसका सवाल का जवाब। ये जुमले हैं, जुमलों की सरकार है, जुमले छोड़ती है और जुमलों को ही आगे फिर फेंकती है। असल में लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई काम नहीं इस सरकार ने किया। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आप किसानों के क्षेत्र में ले लीजिए, करीबन 60 से 65 करोड़ के करीब जो किसान लोग हैं वो एक मांग कर रहे हैं सीधी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। मोदी जी ने 2014 में डंका बजाया था, अपनी गारंटी दी थी उस समय, उस गारंटी का क्या हुआ? आज वो सारी गारंटियां तो फेल हो रखी हैं, क्योंकि 2014 के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, वो नहीं की। उसके बाद 2019 में कहा कि 22 में लागू कर देंगे, 2022 भी निकल गया। फिर 3 काले कानून लेकर के आगे जमीनें हड़पने लग गए किसानों की। वो जमीनें हड़पने वाला काम जो है वो लगातार करते रहे तो किसान सड़कों पर बैठ गए। 750 किसान जब शहीद हो गए और उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया 750 किसानों ने, फिर उसके बाद माफी मांग ली मोदी जी ने, और माफी मांग करके ये कहते हैं कि मैं तो ये काम कर नहीं सकता, मैं समझा नहीं पाया किसानों को, इसलिए मैं किसी काले कानून वापस लेता हूं। आज भी किसान वही C2 फॉर्मूला और स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। तो फिर किया 10 साल में कुछ भी नहीं। और आप 66 करोड़ लोग तो वही हैं इससे जुड़े हुए किसान। केवल ढिंगरा जी, मैं आता हूं आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ कह रहे हैं बजट पर, उनको भी सुनते हैं। एक बार फिर आते हैं, हम दोबारा से चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ और भी सवाल हमारे सामने होंगे। कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के
विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20,000 प्रतिवर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं
बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। निर्मला जी का बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। आधुनिक भारत के निर्माण के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 40,000 वंदे भारत के जो डिब्बे हैं वो बनाए जाएंगे और सामान्य ट्रेन्स में लगाए जाएंगे। हम बात कर रहे थे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी के साथ उनका परिचय कराते हैं। ओमकार जी हमारे साथ हैं NLO से, केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, यशपाल जी हमारे साथ हैं, यशपाल बत्रा जी बीजेपी से, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। केवल ढींगरा जी, प्रधानमंत्री आ गए थे, फिर आप बात कर रहे थे, बीच में अधूरी बात रह गई थी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, मैं ये कहना और अभी जो भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है, और देखिए करी। उन्होंने कहा, एक मैं सवाल और कर लूं आपसे, पिछली सरकारों ने सामान्य आदमी पर तलवार लटकाए रखी लंबे वक्त तक। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो किसानों के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और नैनो DAP खाद का जो प्रयोग है वो मतलब उसको बहुत जोरदार तरीके से होना चाहिए और भी फलाने इंस्ट्रूमेंट ये वो करना चाहिए था। क्या पहले नहीं होता था? पहले भी तो खाद वही पड़ती थी और वही खाद 2014 से पहले भी पड़ती थी, जब किसान अपना काम सही तरीके से करते थे। हाँ, जरूर ये है कि उस कट्टे का वेट जो है वो कम कर दिया और उसके ऊपर टैक्स और लाद दिया। पहले टैक्स नहीं होता था, अब टैक्स और लाद दिया और उस कट्टे का वेट और कम कर दिया। यही तो किया इन्होंने। इस काम को अगर अच्छा कहते हैं तो फिर तो लोगों को मुबारक है ये काम। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी किसानों की बात चल रही थी, किसानों के लिए क्या क्या किया, बहुत अच्छे काम किए कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात करके, C2 फॉर्मूला लागू करने की बात करके मोदी जी मुकर गए। ये कह दिया कि अब हम नहीं कर सकेंगे। एक जुमला था, तो ये तो जुमला बन गया सरकार का। और ये अब 2047 के विकसित भारत की पेशकश कर रहे हैं। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये काम कर दिया ना अब। और दूसरी बात और सुनिए, जिस तरीके से अब एक एक लाइन पे आता हूं, जिस तरीके से ये कहा कि गरीबों के लिए हमने 4 करोड़ घर बनाए हैं जी। आपने कभी देखे हैं क्या 4 करोड़ घर देश के अंदर बने हो और वो गरीबों को मिले हो? 2 करोड़ अभी और बनाएंगे। हाँ, लेकिन वो 2 करोड़ जो पहले ही 4 करोड़ नहीं दिख रहे, तो 2 करोड़ कहां से बनाएंगे? और मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी ने एक फोटो खिंचवाने का एक लेडी के साथ काम किया था कि ये आपको घर मिला है, और वो लेडी के पास जब पत्रकार लोग गए तो उसने कहा कि मैं तो किराए के घर में रहती हूं। ऐसे घर बनाए थे क्या? ये वाले घर थे क्या मोदी जी के 4 करोड़? और 2 करोड़ यही जुमले अब और छोड़ेंगे। और आपको बताना चाहता हूं, पर कैपिटा इनकम में जो मोदी जी ने यह कहा कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, तो आज हमारा देश पर कैपिटा इनकम में 141वें नंबर पे क्यों है देशों के अंदर? यह क्यों नहीं बताया इसके बारे में? हम 141वें देश में क्यों खड़े हैं पर कैपिटा इनकम में? यहां झूठ बोला। अब आगे आइए, इनकम टैक्स में बहुत रियायतें दी हैं। अरे सर, 2014 के अंदर 2.5 लाख की स्लैब थी इनकम टैक्स रिबेट की, वो आज भी वही है। कौन सा 7 लाख हो गया? आप मुझे बता दें। 2014 के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी ने 2.5 लाख की स्लैब छोड़ी थी, आज भी उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो फिर कौन सा ऐसा काम कर दिया, ये तो बताएं। 10वां साल हो गया मोदी जी को। ये सिर्फ जुमलों का बजट है, जुमले इन्होंने बेचने हैं और कोई काम नहीं करना। 7 लाख रुपए पर 7 लाख रुपए तक तो टैक्स में छूट है। हाँ, वो मैं रेशो बताता हूं ना। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख तक की पुराने रजीम में अगर भरे टैक्स, तो उसके ऊपर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है। और अगर आप नए रजीम में भरो तो 3 लाख से ऊपर टैक्स शुरू हो जाता है। तो कौन सा 7 लाख है? आप ही बताएं। 3 लाख के ऊपर नए रजीम के अंदर टैक्स लगता है या नहीं लगता है? आप ये बताएं ना। 3 लाख से नीचे पे नहीं लगता, 3 लाख से ऊपर तो 5% लगता है टैक्स। फिर 7 लाख कौन सा रिबेट किया? और यह भी कह दिया आज टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। फिर जब बदलाव ही नहीं है तो फिर तो वही वाला है जो 3 लाख वाला था। आप ही बताएं ना इसमें आंकलन। 3 लाख के ऊपर हर आदमी को टैक्स लग रहा है 5%। क्यों लग रहा है फिर वो? नई रजीम के अंदर, और पुरानी रजीम पे 2.5 लाख पे लग रहा है। कौन सा जुमला छोड़ेंगे? हर चीज में जुमलेबाजी है, हर बात में जुमलेबाजी है, हर लाइन पे जुमलेबाजी है। तो फिर जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी का काम है, यही कर रहे हैं। अच्छा यशपाल जी, ये तो एक बड़ा ही इन्होंने बात कही है कि
टैक्स को लेकर केवल जुमला है, सच्चाई नहीं है, 7 लाख केवल एक आंकड़ा है। आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी पर तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए आरती जी इनसे पूछिए 2013-14 में कितना टैक्स फ्री, उस समय कितना टैक्स फ्री हुआ करता था और आज कितना है। और रही बात जिस तरीके से अपने कांग्रेस प्रवक्ता केवल धिंगड़ा जी बोल रहे थे कि जुमलों की सरकार है, जुमले बोलते हैं, जुमले करते हैं, तो आप ये लोगों को क्यों नहीं समझा पाते कि इस तरीके से जुमलों की सरकार है, आप वोट ना कीजिए। क्यों आप देश से सारा अधिकार आपका अलग अलग प्रदेशों से भी आप जो आपकी सरकारें वो जाती जा रही हैं, देश के अंदर सरकारें जाती जा रही हैं, निरंतर आपका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। क्या रीजन है उसके पीछे, आप क्यों नहीं समझा पाते? अब रही बात किसान योजना की, किसानों के लिए पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की समान राशि किसानों को दी जाती है। 11.8 करोड़ किसानों को हर साल मिलते हैं ये 6,000 रुपए। बताइए अब किसानों के लिए क्या हो रहा होगा, किसानों के लिए क्या काम नहीं हो रहा होगा। रही बात जैसे पुरानी सरकारें, बातें कुछ, काम कुछ, कहना कुछ, बोलना कुछ, हो जाना कुछ, इस तरीके की सरकारें थी और इस तरीके के काम किया करते थे। बट जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जो कहा है वही करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सब देश के लिए, सब इक्वलेंट है, सब बराबर है। चलिए यशपाल जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार आप तो कह रहे हैं, चाहे वो 80 करोड़ यशपाल जी यही कह रहा है कि समावेशी बजट है, हम सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अपने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आम जनता को धरातल पर कुछ नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी आपकी पार्टी का क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं अपने सभी साथियों को और जो भी प्रवक्ता साथी हैं उनको भी नमस्कार। तो आपके माध्यम से एक चीज, पहले छोटी सी लाइनें हैं 2-4 कि जो लाखों का सूट पहनता है वो कहता है कि मैं गरीब आदमी हूं देश का, और जो एक सीबीआई ईडीआई के हाथों की जो कठपुतली है वह आदमी कहता है कि मेरे को ही सताया जा रहा है। जिसके हाथ में सुरक्षा है वो कहता है कि सुरक्षा के नाम पे पंजाब के अंदर उसी को घेर लिया जाता है, देश की सुरक्षा का मालिक जो है। फिर आ जाते हैं आप, जिस आदमी के पास पूर्ण सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो कहता है कि मेरे पास जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है। और जो आदमी कहता था कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, और उसी के राज्य शासन में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आते हैं कि आंकड़ों वाली बात। अभी कहते थे कि हर घर हर जल योजना, तो आपको पता है कि क्या बीजेपी प्रवक्ता ये बता सकते हैं कि इस रोड के ऊपर जो आपने रोड भी बनाए हैं, पहले भी हमारे देश के पास रोड थे, बहुत अच्छे रोड थे, तो क्या बता सकते हैं कि कोई भी आप एक गाड़ी लेके निकल जाइए, मैं 50 किलोमीटर के अंडर में कह देता हूं कि अगर कोई एक नल का हैंडपंप भी मिल जाए वहां पे, अगर किसी को इमरजेंसी में पानी की जरूरत पड़ जाए तो वो 10 रुपए की बोतल खरीद के, 20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीता है। शौचालय के ऊपर आ जाइए, कहीं भी अगर उसे 100 किलोमीटर के अंदर कहीं शौचालय मिल जाए तो प्रधानमंत्री जी वाला शौचालय कहां पे मिल जाए वो बता दीजिए। जो रोड इन्हें बनाए हैं उनका पता है कि आपको पहले पर किलोमीटर की लागत कितनी आती थी, 1 रुपए 75 पैसे पर किलोमीटर की लागत आती थी जो टोल टैक्स हम लोग देते थे, जो आज इन्होंने 4 रुपए 75 पैसे पहुंचा दिया। ठीक है, रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के लिए हरियाणा के लोगों को इजराइल भेज रहे हैं 5-5 साल के लिए, जहां पे अपने लोगों को मरवाने के लिए इजराइल भेज रहे हैं, कहते हैं कि रोजगार देंगे। एक फैक्ट्री के लिए अगर करोड़ों रुपए का, आपको पता है कि करोड़ों लोग लाइन में लगे रहते हैं, अगर उसके पास 10 जॉब है तो आपको उससे पता चल जाना चाहिए कि सरकार को वो डेटा पेश नहीं करते कि सरकारी नौकरी, अगर इनके पास में 1000 सरकारी नौकरी निकली है तो लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और वो भी ये नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं। नौकरियां ना देने का उसका रीजन क्या है, तो बेरोजगारी, वहां से पता चल जाती है आपके पास में। फिर आपके पास में और एक गरीबों के लिए टैक्स स्लैब, आपको पता है कि 2014 से पहले हर साल 50,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिलता था, और 50,000 टैक्स रिबेट बढ़ते बढ़ते जो है 2.5 लाख आया था, और इस सरकार ने 3 लाख से ऊपर नहीं है। आज ये 9 साल हो गए इनको कंप्लीट, तो 9 साल के अंदर ये जो है कोई भी अगर 50,000 रुपए पर साल भी बढ़ाते तो आपको पता है 5 दिन 45 45 4,50,000 रुपीज वो हो जाते, और प्लस 2.5 लाख रुपए कितने होते, 7 लाख रुपए का, तो आपको वैसे भी जीरो हो जाता। लेकिन इनके पास में नई स्कीम और पुरानी स्कीम लेके, पुरानी स्कीम के अंदर रहते हो तो आपको ये जो 3 लाख का ही आपको मिलता है, 3 लाख के बाद में कोई भी बेनिफिट नहीं है। वो इनके पास में हर साल कहते हैं कि टैक्स रिबेट। फिर आप ये बताइए कि गरीब जो ये टैक्स पेयर है, मैं 10 लाख तक जो गरीब आदमी है ना, वो 10 लाख तक आज की अर्निंग बड़ी मुश्किल से अपना घर गुजर कर पाता है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूलों की फीस भी आज के टाइम में वो 2 से 3 लाख रुपए स्कूल में भर देता है।
ठीक है, उसके पास में राशन, आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आप उसके पास में बताइए कि उसके बच्चे को स्कूल की शिक्षा की गारंटी कौन देगा? ये जो गारंटी चिल्लाते हैं ना, क्या उसके बच्चों की शिक्षा की गारंटी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या उसके पास में उसके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार लेती है? नहीं है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दे रही है सरकार। जीरो टैक्स, जो टैक्स पेयर है उसको क्या बेनिफिट दे रही है सरकार, पहले ही बताइए। ना उसके परिवार को सुरक्षा है, ना उसके बच्चों की सुरक्षा है, ना उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा है, ना उसके पेरेंट्स की स्वास्थ्य की सुरक्षा है। तो बताइए कि इसके अंदर जो टैक्स पेयर है उसको सबसे बड़ी सुरक्षा के नाम पे दिया क्या है इन्होंने 9 साल के अंदर, जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कर रहा है? मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप एज ए एंकर होने के नाते आपका टैक्स सबसे पहले ही आपकी जो भी एचआर डिपार्टमेंट है वो पहले ही काट लेता होगा। वो टैक्स जो है, उस टैक्स के अंदर आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, आप ये बता दीजिए मेरे को। क्या फैसिलिटी सरकार के द्वारा आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके रिटायरमेंट के बाद में क्या सुरक्षा दे रही है टैक्स पेयर को ये सरकार, या 9 साल के अंदर क्या दिया है? ठीक है सर, एक बड़ा सवाल था और बाकी तो लंबे, बहुत सारा लंबा डेटा है। कुछ चर्चाएं चल रही थी, शायद जो मध्यम वर्ग है देश का वो बहुत सारी राहतों की उम्मीद करता है बजट में, लेकिन वो अपने आप को कई बार बजट को लेकर कहता है कि उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। गरीब वर्ग की बात हो रही थी, महिलाओं की बात हो रही थी, किसानों की बात हो रही थी। ओंकार सिंह जी, प्रधानमंत्री को आपने भी अभी थोड़ी देर पहले सुना, उन्होंने 4 करोड़ घरों की बात की और कहा कि 2 करोड़ और बनाने का लक्ष्य है, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी हम बनाएंगे। तो गरीबों पर फोकस है सरकार का, किसानों पर फोकस है सरकार का, और किसानों का भी आखिर में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री आए कि उनकी आय को बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है। नासिर जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर आता हूं। उन्होंने बोला 4 करोड़ मकान बनाए। मेरे भाई ने, केवल डिंगरा ने बताया कि 4 करोड़ में से कहीं तो बता दीजिए कि हमारे शहर में कितने बने। ये झूठ जुमले की पुलंदों की सरकार है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये बताना चाहते हैं तो कृपया ये बताएं 2014 में बेरोजगार कितने थे और आज बेरोजगार कितने हैं? 2014 में गरीब कितने थे, आज गरीब कितने हैं? 2014 में देश पर कर्ज कितना था, आज देश पर कर्ज कितना है? नासिर, देखिए, मोटे मोटे तौर पर हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं पूरे भारत को, उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग। उच्च आय वर्ग को बजट से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, बजट में कोई चीज महंगी हो सस्ती हो, उच्च आय वर्ग का कोई ताल्लुकात नहीं है। निम्न आय वर्ग को प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कुछ, जैसे 5 किलो राशन देते हैं, कुछ बेनिफिट देती है, लेकिन मध्यम आय वर्ग वाला हमेशा पिसता है। जब कोई नया टैक्स लगता है, मध्यम आय वर्ग वाला में पर लगता है, और ये कहते हैं हमने 11 करोड़ शौचालय बना दिए। सोचिए, 11 करोड़ शौचालय इन्होंने बनाए। इसका मतलब 135 करोड़ लोगों में अगर एक परिवार में एवरेज 6 या 7 बंदे लगाए तो 70 करोड़ व्यक्ति पहले शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे थे। कितनी अजीब बात है। अगर इनको कहने पे छोड़ दिया जाए तो ये तो कपड़े का आविष्कार किया, हमारे आने से पहले लोग नंगे घूमते थे, पत्ते बांधकर घूमते थे। बहुत अजीब बात है। इससे अगर तथ्यों पर बात करेंगे तो तथ्यों की बताएं, कितने गरीब थे 2014 में और कितने अब हैं। और जहां तक देखिए, मोदी जी कह रहे थे मुझे भारत ट्रेन के हमने दूसरी ट्रेन में लगाए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में गरीब की गाड़ी पैसेंजर ट्रेन जो बंद कर दी गई, आज वो पैसेंजर ट्रेन दोबारा चालू क्यों नहीं की गई? लेकिन सर, ट्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि हम और अच्छी सुविधा देने वाले 40,000 वंदे भारत कैटेगरी के डिब्बे बनाए जाएंगे, वो सामान्य ट्रेनों में लगाए जाएंगे। मैं मान गया जी, में लगाए जाएंगे, लेकिन पैसेंजर ट्रेन इसका किराया नाम मात्र होता है और गरीब आदमी का सहारा पैसेंजर ट्रेन है। कोरोना काल में वो पैसेंजर ट्रेन कहां गई? और अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कोरोना काल में हमने 220 करोड़ वैक्सीन लगाई। देखिए, 135 करोड़ की जनसंख्या, इन्होंने कहा था 2 वैक्सीन एक व्यक्ति को चाहिए, तो 70 करोड़ तो ये होगी। पहले तो 50 करोड़ कहां गई? दूसरी बात, अगर वैक्सीन लगाई, क्या हमारे पे एहसान किया? आज तक जितनी भी आपदाएं आई, आपको याद होगा, आपकी बात पे भी यहाँ निशान होगा, जब बचपन में चेचक और दूसरी बीमारियां आई तो सरकार ने उस समय भी वैक्सीनेशन दी थी। क्या कोई एहसान नहीं किया? हमारे से 36 के टैक्स लेते हैं और हमें वैक्सीनेशन लगा के सिखा रहे हैं। कितने की वैक्सीन है? सिर्फ 70 या 80 रुपए की वैक्सीनेशन है, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। इन्होंने कोरोना काल में कहा था हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो कहाँ है पैकेज? ये करोड़ों की बात कैसे करते हैं? हाँ, इतना जरूर है, जब भी किसी बीजेपी के प्रवक्ता साथी की बातें सुनता हूं तो पहले तो लगता है मेरे पेट में रोटी आ गई,
लेकिन थोड़ी देर बाद जब दिमाग काम करता है, यार रोटी नहीं आई है तो बातों बातों में पेट भरने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठ और बुलंदों की सरकार है। एक बात मेरे भाई ने पूछी थी बीजेपी वाले ने, इन्होंने पूछी थी कि अगर इतना ही जनता दुखी है तो वोट हमें कैसे मिलते हैं। मैं बताना चाहूंगा इनको वोट कैसे मिलते हैं। ये जनता का ध्यान भटकाने में माहिर है और जनता अब समझ है। 2019 की बात करूंगा, 2019 में देश में बदलाव की परिस्थितियां थी, एकदम से पुलवामा हुआ, पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अगर किसी की जेब में 5 ग्राम अफीम होती है तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स आ गया, कैसे आ गया किसी को कुछ नहीं पता। क्या उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करने की कोशिश करेंगे ठीक है कि वो पुलवामा कांड कैसे हुआ, उस पुलवामा कांड में जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों की क्या स्थिति है, उस पुलवामा कांड के संबंध में कितने लोगों को हिरासत में किया, कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ये नहीं बताएंगे। और अब ये नए जुमले की ओर जा रहे हैं। हाँ, धर्म की गुत्थी बनाकर जनता को एक मैं ले लेता हूं आपके सवालों के साथ जवाब। जिस दिन धर्म यशपाल जी है उस दिन सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, आपने कहा था कि जनता को फिर क्यों नहीं समझा पाते, एक तरीके से आपने कहा था कि जनता क्यों वोट दे रही है फिर नसीर जी, जब जनता इतनी परेशान है। तो वो आप सुन रहे थे ओंकार जी को, उन्होंने कहा कि आप मुद्दों से भटका देते हैं, पुलवामा का फिर धर्म का उन्होंने जिक्र कर दिया। नसीर जी देखिए कितना देश का, अब उसको दुर्भाग्य बोलूं क्या बोलूं, राम मिलाई जोड़ी मानूंगा मैं तो इनको। भगवान ने इन सबको इकट्ठा मिला दिया जो आपस में लड़ा करते थे, चाहे वो आप पार्टी हो कांग्रेस के खिलाफ, चाहे इनेलो हो कांग्रेस इनके खिलाफ। देश के अंदर जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी आई थी, आपने सुना होगा इनके संयोजक केजरीवाल जी की, कई बार चैनलों पे हमने भी सुना है कि भाई सीबीआई और ईडी से इनकी इंक्वायरी कराई जाए जिसके अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई होगी, देश आगे बढ़ेगा। आज देखिए कैसे देश के अंदर एक इंडियन गठबंधन के नाम से ये लोग चला रहे हैं, देश के विपक्ष के रूप में मान के चल रहे हैं अपने आप को। अभी हमारे अपने इनेलो प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कोई हमारे पे एहसान कर रहा है, हम काम बताएं तो एहसान कर रहे हैं, हम काम ना करें तो काम क्यों नहीं कर रहे। ये विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि विपक्ष की भूमिका एक पॉजिटिविटी में होनी चाहिए। अगर कोई कार्य अच्छे हो रहे हैं तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, और कोई गलत हो रहा है तो उसके सजेशन भी देने चाहिए, बताना भी चाहिए कि ये गलतियां भी हैं। वो तो मानने के लिए भी हर इंसान तैयार भी हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग हर समय नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव, बैठे तो नेगेटिव, सोचना है तो नेगेटिव। इसलिए मेरा वो क्वेश्चन था कि देश की जनता को आप क्यों नहीं समझा पा रहे, क्यों निरंतर वोटों का ग्राफ बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, निरंतर सीटें बढ़ रही हैं, निरंतर प्रदेश बढ़ रहा है, निरंतर हर जगह बीजेपी अपने तरीके से देश के अंदर बढ़ रही है। तो केवल और अभी देखिए हम बात करते हैं जो नरेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। अभी बजट की बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, लेकिन एक बात मैं छोटी सी पूछना चाहूंगा कि टैक्स को लेकर जो उम्मीद थी जनता को, जो आप मानेंगे कि जो मध्यम वर्ग है वो कहीं ना कहीं यशपाल जी अपने आप को उसको जो उम्मीदें होती है राहत की, वो वहां पर उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता। देखिए कहीं कल्याण, देखिए देश की जो फाउंडेशन है पिछले 10 साल में रखी गई है, अभी वो फाउंडेशन ले हुई है, धीरे धीरे देश बड़ी स्पीड पे आगे बढ़ रहा है। जो 70 साल के अंदर 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंचाया था, वो 10 साल के अंदर अगर 7 लाख पहुंचा दिया गया है। लेकिन अभी फाउंडेशन में ये दिखाया जा रहा है ना, सिर्फ तो टैक्स तो लग ही रहा है ना। देखिए मैं आपको छोटा मतलब आप ये कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा जनता को। देखिए मैं आप मुझे एक बात बताइए, क्या माननीय मोदी जी मान सकते हैं कि 7 लाख पे जीरो है? आंकड़े क्या बोल सकते हो आप 7 लाख पे जीरो है? देखिए नहीं, 7 लाख पे जीरो है बिल्कुल। देखिए 7 लाख पे जीरो नहीं, आंकड़े नहीं, पहले बताइए 7 लाख पे जीरो है, 7 लाख पे जीरो। नसीर जी
नसीर जी पहले 7 लाख पे जीरो नहीं, बता आप दीजिए। करोड़ शर्मा जी आप पूछ रहे हैं कि क्या 7 लाख रुपए पे जीरो टैक्स देखिए है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 6.2 लाख करोड़ रुपए 7 लाख पे जीरो बता दीजिए, बस ये पूछ रहा हूं मैं, और कुछ सवाल नहीं है मेरा। 7 लाख पे जीरो है और 7 लाख की इनकम वाला मैं आपके सामने लाके खड़ा कर दूं, अगर उसका 1 रुपए भी टैक्स नहीं दोगे तो बता दीजिए। 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं। हमने जवाब क्या पूछा आपसे? 7 लाख पे जीरो है, वो बता दीजिए। देश को और प्रदेशों को जिस तरीके से सिर्फ 7 लाख पे जीरो बता दीजिए। देखिए 7 लाख तक की इनकम के अंदर आपके पास जवाब ही नहीं है। 7 लाख का जीरो ये गोल गोल घुमाएंगे और जो 2014 में 2000 क्या आप तक गारंटी लेते हैं? आप लोग नहीं गारंटी लेते हैं? 2.5 लाख रुपए था। नहीं गारंटी है? 7 लाख पे जीरो है? 7 लाख पे जीरो है, गारंटी है? ठीक है सर। देखिए स्लैब हमने चला दिया है, वो देखिए, 7 लाख साफ टैक्स लगा नहीं। हुआ है कि कितना टैक्स किस किस पर किस तरह से रहता है। वो सारा था कि 3 से 6 लाख तक 5% आपको देना होगा, 6 से फिर आगे बढ़ती इनकम तो फिर 10% हो जाता है। केवल 7 डिंगरा जी लाख कुछ का कह दावा रहे थे। क्यों कर रहे हैं यशपाल जी? इनकम तो फिर 10% हो जाता है। केवल डिंगरा जी कुछ कह रहे थे। अब सुनिए नासिर जी, आपने खुद देख मैं लिया। ये पूछ रहा हूँ आपने कि चलाया 7 लाख का फिर 7 लाख का दावा क्यों कर रहे हैं यशपाल जी? पता ही नहीं है। इनको अगर नहीं मालूम तो इनको माफी मांग लेनी चाहिए ना। इनको चैनल पे माफी मांग लेनी चाहिए कि मुझे नहीं मालूम। आरती आपको सवाल कर रही थी आरती। अच्छा देखिए, अब लगातार हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया, जिनमें से आम आदमी का मुद्दा सबसे ज्यादा है, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कहा गया है कि टैक्स में कुछ नहीं है। अगर टैक्स आप कह रहे हैं 7 लाख तक नहीं है, ये एक अलग ही मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 लाख के बाद से आप 5% टैक्स ले रहे हैं। ऐसे में बीजेपी केवल आंकड़ों का एक खेल खेल रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। यशपाल जी, ये बड़े आरोप हैं जो आपकी पार्टी पर लग रखे हैं। आरोप नहीं, वास्तविकता है आरती जी। देखिए आरती जी, ये तो गुमराह तो कौन कर रहा है जनता को देश के अंदर, ये तो आपको पता है, हमें पता है और देश को पता है और देश की जनता को पता है। कैसे? अगर मेरा तो एक ही क्वेश्चन है इन विपक्षी पार्टियों से, अगर हम लोग गुमराह कर रहे हैं, जुमले दे रहे हैं, तो क्यों जनता निरंतर, मेरा वही आंसर है इनके और यही क्वेश्चन है, निरंतर क्यों देश मैं जवाब देता हूं आपको। झुकाव है? ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों पे कब्जा है। ये जो इन्होंने की सरकार का जितनी इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं सभी देखिए, पे कब्जा कर रखा है आप आपने। किसी मौके में ये कहते हैं ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन। अगर आप सुनिए, आप इसको 1 मिनट सुन लीजिए, बत्रा जी सुन लीजिए। आप ऐसे करिए, आप मोदी जी को ये कह दीजिए जो चुनाव है वो बैलेट पेपर में करा ले, सुनिए, पता लग जाएगा। जमीन पे अगर गोडे ना लग गए मोदी के तो बता देना मेरे को। ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये घपला कर रहा है, और सीधे शब्दों में कह रहा हूं आपको, और घपला करवा रहे हैं मोदी जी। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा घपला करवा रहे हैं मोदी जी। केवल डिंगरा जी भी साथ मिले हुए। केवल डिंगरा जी, आपने ईवीएम पर सवाल उठाए। जी बिल्कुल उठा रहा हूं। ईवीएम के जरिए घपला हो रहा है। जब आप तेलंगाना राज्य में जीतते हैं, जब हिमाचल राज्य में जीतते हैं, जब और किसी राज्य में जीतते हो उसी ईवीएम से, फिर वो इस ईवीएम पर क्यों नहीं सवाल उठाते आप? तो मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं ना कि आप हमारे राज्यों को भी साइड पे रखिए। आप ऐसे करिए, इसको बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए। मोदी जी घुटनों पे ना आए तो मेरा नाम बदल देना, ये कह रहा हूं मैं। बत्रा जी आप सुन लीजिए, और मोदी जी को ये बोल दीजिए, देश के साथ घपला कर रहे हैं, सीधा घपला कर रहे हैं मोदी जी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सीधा घपला कर रहे हैं वोटों के द्वारा, जिससे वोट मिल रही है आपको। ठीक है, आप सीधा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे कराइए। अच्छा जनता में मोदी जी घुटनों पे होंगे, या मैं आपको ऐलानिए करता हूं। आप लोगों ने सभी इंडिपेंडेंट एजेंसियों को पल्लू बना लिया अपना। 414 से घपला कर रहे हो, घपला सीधा मोदी जी को चेतावनी देगा। कहां से कहां पहुंच मोदी जी को मेरी चेतावनी है खुली, और ये ईवीएम पे चुनाव ना करा के आप जनता को कहां समझा पाते? मोदी जी घुटनों पे आ जाएंगे। कहां जाने? देश को पता है झूठ बोलते हो चैनल पे। अगर भ्रष्ट
पार्टी और घपले सभी वाली इंडियन पार्टी थी तो वो इंडिपेंडेंट कांग्रेस थी। एजेंसियों पे ये कब्जा देश है को आपका। पता है, देश की जनता को भी पता है। सब आपने बदला रहे हो, देखा होगा, इंडिपेंडेंट एजेंसियों चलिए, पे एक कब्जा मिनट, करके चलिए, एक मिनट। वोट का घालमेल कर रहे हैं मोदी जी। ये ईवीएम की बात आ गई वोट थी। नरेश शर्मा जी, हम बजट पर चर्चा कर रहे थे, हम उस पर रहेंगे, लेकिन ये वोट को लूट केवल रहे हैं इंदिरा जी कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसियों पे कब्जा करके। ऐसे मौके पर जब देश में चुनाव होते हैं, जब कोई राज्य विपक्ष जीतता है, तो फिर वहां पर ईवीएम पर कोई बात नहीं होती है, फिर ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। इस पर देखिए कब तक रशीद उठते भाई, रहेंगे? हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे, हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट एजेंसियों पे कब्जा है। इसका मतलब ये है कि नरेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? नरेश शर्मा जी, आप जब दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी, लेकिन ये नहीं और मान रहे। 67 सीटें जीते थी, एक तरीके से सबको क्लीन स्वीप कर दिया था, सबको आपने धो दिया था, तब भी फिर ईवीएम पर सवाल उठते। सुन लीजिए, जी, सबको क्लीन स्वीप कर दिया था, सबको आपने वोट दिया था, तब भी सुन लीजिए, इसका सवाल मैं आपको जवाब भी दे देता हूं। क्या है कि जब सरकार को वोट जब पब्लिक देती है ना, धड़ल्ले से वोट देती है, जहां पे मोदी सरकार ये चाहती है कि अगर वो 2 या 4 हजार के बीच में वोट रहे तो हम इधर से उधर कर लेंगे, लेकिन जिसको वोट मार्जिन ही 10-10, 20-20 हजार से जो जीत रहा है, तो फिर इस हाथ के से सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता। आपने जो बोला ना कि और स्टेट में सरकार आ रही है, क्योंकि और सरकार इसलिए आ रही है जो तंग होके, कोई भी आप वोट मार्जिन देख लीजिए, जो भी जीत रहा है वो कम से कम 10-10, 20-20 हजार से, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत से वोटिंग हो रही है उसको। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं कि जो 4 या 5 हजार का जो बीच का डिफरेंस रहता है, वहां पे कुछ ना कुछ घपला कर रही है सरकार। अब आपको एक चीज और बताया था कि ये जो कहते थे कि 10,000 लोग हरियाणा से इजराइल भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? क्योंकि अपने पास रोजगार नहीं है। आपने बोला कि एफडीआई के अंदर 16 साल के अंदर सबसे निचले स्तर पे आ गई है, जो ये एफडीआई चिल्लाते थे। आपको पता है कि इसमें हर घर की जो जल की योजना थी वो आपको बता दी कि सिर्फ 2/3 लोगों के पास में ही ये जल की योजना अभी तक पूरी हुई है, बाकी पूरी नहीं हुई है। पीएम आवास योजना की जो है वो भी 2/3 ही पूरी की है, बाकी उसका कहीं भी धरातल पे कुछ नहीं है। फिर आपने बोल लीजिए मनरेगा के अंदर 15 करोड़ और जुड़े हैं, तो वो बता दीजिए कि गरीबी रेखा से ऊपर कौन आ रहा है? 15 करोड़ लोग कैसे जुड़े? आपके पास ही डेटा है आपकी सरकार का। फिर बताइए कि 100 दिन का जो रोजगार जो ये कहते थे कि उसके अंदर सिर्फ 40 दिन का रोजगार दे पा रहे हैं पीएम, उसके लिए मनरेगा के अंदर पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, आज 40 दिन का कर दिया। वो बताइए किसने किया सरकार के अंदर? आपको पता है कि बिस्किट, तेल, पानी ये सब के अंदर जो है ये यूनिलीवर का हो गया और आईटीसी और ये ब्रिटानिया जितना भी है, ये आपको पता है कि इनका जो रेवेन्यू घट चुका है, इनके पास जो सरकार की तरफ से जनता के लिए की जा रही है, मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को आप सुन लीजिए, राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री में, गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को लखपति किया जा रहा है। तो ये आपको नहीं लगता कि अच्छी चीज है सरकार की तरफ से की जा रही है? किया जा रहा है, तो ये आपको महिलाएं लखपति हो गई, आपको पता है? कहीं है डेटा सरकार के पास महिला लखपति हो गई है? ठीक है, आपने बोला कि घर दिए जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी ऐसा अभी आपने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ तो बना दिए, 2 करोड़ और बनाएंगे हम। आपके साथ मैं चलने को तैयार हूं। जहां सरकार ने प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ तो बना दिए, 2 करोड़ नहीं, कहां पे है वो घर? तो मिले। आपको एक एग्जांपल देता हूं सीधा। आपके पास दिल्ली के अंदर एक एम्स है, बहुत पहले बना था। कोई एक एम्स इस दिल्ली एनसीआर के अंदर बता दीजिए जो इनकी सरकार में 9 साल के अंदर बना हो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। कोई ऐसा स्कूल बता दीजिए कि जो इन्होंने बनाया हो इस दिल्ली एनसीआर के अंदर। ये दिल्ली एक ऐसा देश की राजधानी है जिसके अंदर सेंटर ने कुछ बनाया हो तो वो पब्लिक को पता होना चाहिए। ये दिखा तो दें कहीं भी। मैं कहता हूं कि किसी भी हरियाणा बॉर्डर भी लगता है, यूपी नया बॉर्डर भी लगता संसद है, भवन बनाया, उसी में आज बजट पेश किया गया, भव्य संसद भवन बनाया है। जो पूरी दुनिया में उसका जिक्र किया गया, नाम हो रहा है। बजट के पास में सिर्फ ये डेटा पेपरों के ऊपर है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। लोकतंत्र के अंदर आपने देखा कि अभी क्या हुआ चंडीगढ़ के अंदर, जो बैलेट की हम बात कर रहे हैं, जो बैलेट से चुनाव नहीं होने देना चाह रहा, तो ईवीएम के अंदर करता क्या होगा? आपको पता है कि पूर्ण बहुमत के बाद भी जैसे दिल्ली के अंदर 3 बार हमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा, जब उस सरकार के अब सरकार जनता जो है मैंडेट दे रही है, पूरी मैंडेट देने के बाद भी ये चुनाव नहीं करने देते हैं। बताओ, देश के अंदर लोकतंत्र तो वहीं खत्म हो गया। ये तो आपको घर से बाहर ना निकलने दे। जो ये कहते हैं कि आज ये कहते हैं ना कि जो वैक्सीन लगाई, क्या आपके पास पहले वैक्सीन नहीं लगी? जैसे हमारे भाई ने बताया, तो आपको पता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी कैसी होती, जो बीजेपी आप प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप उनसे पूछिए जो आपके बच्चों को और आपको जो हाथ पे टीका लगा हुआ है ना, उसको निशान याद रखिए कि वो पुरानी सरकारों ने लगाया है। उस टीके को एक बार देख लेते हैं, जब भी नहाते होंगे सुबह सुबह साबुन लगाते होंगे, वहां टीका दिखता होगा। आपका टीका वैक्सीन दिख नहीं रही है।
लेकिन जो ये सरकारों ने काम किया, नहीं तो आपके परिवार में ठीक है सर, आरती कुछ सवाल कर रही थी, उसके साथ क्या होता वो आपको ही पता है कि ये ढिंडोरा मत देखिए, पीछो, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, अलग अलग मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी बड़ा मसला हो, चाहे बजट की आप बात कर लीजिए, कि राजनीति कहीं ना कहीं निकलकर शुरू हो जाती है। अब मुद्दा ये शुरू हुआ था कि आम आदमी के लिए क्या किया, मुद्दा ये शुरू हुआ था कि मध्यम वर्ग के लिए क्या किया, अब कहा यह जा रहा है कि ईवीएम हैक कर ली जाती है। ओंकार जी कुछ कहना चाहना, आरती जी? मध्यम वर्ग के लिए क्या किया, ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आरती जी? जी ओंकार जी बोलिए। नासिर जी, नहीं, मेरे पास जी जी ओंकार जी, कुछ नहीं चल रहा। आपकी आवाज आ रही है सर, मैं बोलिए। कहता हूँ, आप कह रहे थे कि गरीब को अनाज मिल रहा है तो अच्छी बात है। भाई मैं कहता हूँ गरीब को अनाज मिल रहा है अच्छी बात है, बेघर को घर मिल रहा है अच्छी बात है, महिलाओं को इज्जत मिल रही है अच्छी बात है, महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है अच्छी बात है। लेकिन हम इनको कब तक अपने ऊपर डिपेंड रखेंगे? गरीब को क्यों नहीं रोजगार देते? अगर रोजगार दे दे तो किसी को फ्री राशन की जरूरत नहीं है। और मुझे तो समझ नहीं आती है कैसे आंकड़े पेश करते हैं। आज ये कहते हैं हम 82.5 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मतलब 82.5 करोड़ आज भी गरीब हैं देश में। और अभी ये कह रहे हैं 25 करोड़ को हमने अपग्रेड करके अमीर बना दिया। अब 82.5 करोड़ में 25 करोड़ जमा कर दे तो 107 जिसमें 5 करोड़ हो जाता है। इसका मतलब 135 करोड़ में से 107.5 करोड़ गरीब है हमारे भारत में। और आप ये कहते हो भारत। अच्छा, अब एक और बात और है ओंकार जी की अभी प्रधानमंत्री ने बजट से पहले एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि अगला बजट भी हम ही पेश करेंगे। इस काबिल बनाइए कि अपनी रोटी खुद कमा सके। अगला बजट भी हम ही पेश करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमें पूरा विश्वास है सरकार की तरफ से हर एक वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। पेश करेगा तो जनता तय करेगी। अच्छा, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। लोकतंत्र में ये कहना कि अगला बजट भी मैं ही पेश करूंगा, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। जनता तय करेगी अगला बजट कौन पेश करे। जी यशपाल जी। नसीर जी, चलो ये शुक्र है साथी प्रवक्ताओं ने कहा कि जनता तय करेगी। मैं तो इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर जनता तय करते उसके बाद तो आरोप नहीं लगाएंगे किसी चीज के ऊपर कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जैसे अभी साथी हमारे अगर ईवीएम से छेड़छाड़ करोगे तो जनता आरोप लगाएगी, जनता गलत लेकर विरासत में दी हुई चीजें नहीं जी सर, जो सीट आपके पास तो सिर्फ एक सीट है हरियाणा के अंदर, जिस सीट पे आप जीते थे क्या उसमें ईवीएम नहीं थी या आप कैसे जीत गए थे वहां से फिर? और इससे पहले भी जब आप लोग मालूम है कि इनेलो के क्षेत्र में अगर आप गड़बड़ी करोगे तो कैसा हाल होगा आपका? आपने उस समय ये क्यों मुद्दा नहीं उठाते? या आप पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं या कांग्रेस की हैं, जो सीटें आप लोगों की जीती जाती हैं वो ईवीएम के बिना जीती जाती हैं या कैसे? यशपाल जी, इलेक्शन आप ऐसी रहने दी। तो आपको तो सिर्फ समाज के, देश के, प्रदेश के हितों की नहीं जरूरत, आपको अपने और अपने सरकार अपने हितों की, जहाँ यह 2-4 हजार का मार्जिन रहता है तो वहां तो आपने इसलिए देश में आपको 2 या 4 देश ने कहां से कहां पहुंचा दिया ये आपके सामने है। खत्म हो जाएगा बात। जी नरेश जी कुछ कह रहे थे। देखिए नहीं, ये कहते हैं कि 2 या 4 हजार का मार्जिन माननीय मोदी जी ने इस बार भी कहा है वोट देती है, धड़ल्ले से एक पूरा विश्वास है कि वोट देती है, हजारों के अंदर 10-10 हजार 20-20 हजार तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं उस टाइम में, जहां मार्जिन जो कम है 2-3-4 हजार का मार्जिन है। और एक बात बताइए, मैं एक प्रैक्टिकल, एक मिनट साइलेंट करवाएंगे क्या? आपके जेब से आपको पता है कि आज क्राइम कितने हो रहे हैं? साइबर क्राइम के अंदर आपकी पॉकेट के अंदर आपका फोन है, ऐप आपके अंदर है, फिर भी आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। क्या पॉसिबल नहीं है? आज ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन एज ए आईटी टेक, मतलब क्या ऐसा नहीं है इस देश के अंदर या कोई भी चीज जो ह्यूमन ने बनाई है क्या उसको हैक नहीं किया जा सकता? मेरे को एक ये बता दीजिए, इसका सवाल पूछ लीजिए इनसे कि क्या वो चीज हैक नहीं की जा सकती? हाँ या ना में जवाब पूछ लीजिए। कोई भी चीज हो आज नहीं तो ह्यूमन ने बनाई है, उसी ने बनाई है, क्या उसको वो तोड़ नहीं सकता? क्या उसको हैक नहीं कर सकता? चैनलों पे बैठ के बखलाने की क्या जरूरत होती है जनता को? आप लोग क्यों नहीं इसको प्रूफ करते? किसने कह दिया? बहुत बार प्रूफ किया जब आपको इलेक्शन कमीशन आपको मौका किसने नहीं दिया? आपके पास लोकतंत्र तरीके से आप पेपर के ऊपर तो शाही बदल देते हो,
पेपर से आपको पता है ये चंडीगढ़ के अंदर दिल्ली के अंदर क्या हुआ, आपको पता है चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर पेपर के ऊपर तो आपके इलेक्शन। चलिए देखिए, हमने विषय बजट से शुरू किया था और अब ईवीएम पर जा पहुंचा के, और बीजेपी की तरफ से लगातार यही बार बार जवाब दिया जा रहा है कि जहां आप जीत जाते हैं वहां सवाल नहीं उठाते, जहां हार जाते हैं वहां विपक्ष सवाल उठाता है। और ईवीएम का विषय तो देखिए बहुत बड़ा है और हर बार चुनावों के वक्त इसकी चर्चा होती है। आज बजट के वक्त हम चर्चा कर रखे हैं और हम बजट पर ही बात करें तो ये बहुत जरूरी रहेगा। अच्छा यशपाल जी, देखिए कहा यह जा रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया, गरीबों को लेकर आंकड़े पेश करेंगे, आंकड़े हवा हवाई हैं, कहां मकान बने सबूत दीजिए। अब आपको नहीं लगता कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया कि कहा यह जा रहा है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, केवल आंकड़ों का खेल है? एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। आरती मैं पहले भी बता चुका हूं, ये विपक्ष तो राम मिलाई जोड़ी है। भगवान राम ने इन सबको इकट्ठा कर दिया तो ये भगवान राम के देन है, ये सारे भगवान राम ने इकट्ठा कर दिया इन लोगों को। तो चलो, देश का सौभाग्य है दुर्भाग्य है, इनके कर्मों की इनको सजा मिल रही है या नहीं मिल रही, ये तो भगवान राम को पता है। ठीक है, भगवान राम को पता है। और रही बात गरीबों की बात, 2 करोड़ नए घर बनाने के लिए अभी बजट में रखा गया। भगवान राम ने मिलाया और भगवान लखपति दीदी बनाने के लिए भगवान राम के ऊपर आरोप लगा रहे हो। 80 करोड़ को अनाज दिया जाता है। भगवान राम कह रहे हैं कि जोड़ी मिलाई है और भगवान राम के ऊपर ये आरोप लगा दिया आपने। नहीं, भगवान राम के ऊपर आरोप कौन लगा सकता है? भगवान राम नहीं, ये तो देश का दुर्भाग्य है सौभाग्य है। ये तो आप भी लगा रहे हो, आप अपने वर्ड आप अपने वर्ड देखिए, आपने क्या बोला कि भगवान राम की जो है क्या रहा, ये तो आपने क्या बोला, भगवान को पता है, ये तो सच में भगवान को पता है। भगवान राम मिलाई जोड़ी हो आप लोग, तो आप तो भगवान राम मिलाई जोड़ी हो। आप लोगों का जो आपके कर्मों की सजा भगवान राम आपको दे रहे हैं कि आप सारे। चलिए सर, वक्त की कमी है। एक आखिरी प्रतिक्रिया ओंकार जी आपकी इस बजट पर, बहुत संक्षेप में। मैं आज बहुत सर, वक्त की कमी है, अब आने वाला वक्त रहेगा। ओंकार जी बहुत संक्षेप में। चलिए ओंकार जी आवाज नहीं। नरेश शर्मा जी क्या कहेंगे आखिर में? चलिए ओंकार जी आवाज नहीं, नरेश क्या कहेंगे आप? नहीं, एक चीज और, ये वंदे भारत का जो एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी ने दिया है ना, आपको पता है कि आज एक गरीब जो चप्पल वाला कहते थे कि हवाई जहाज के अंदर भी यात्रा करने वाला यात्री जो ट्रेन के अंदर यात्रा करता है हवाई जहाज के अंदर, आपको पता है कि कितना डेटा क्या कहता है, 70% जो है हमारी यात्राएं कम हो चुकी हैं देश के अंदर। जो गरीब को, जो पहले 2 या 3 हजार रुपए में यात्रा कर लेता था ना फ्लाइट के अंदर, आज वो 7,000 रुपए मिनिमम हो चुकी है, 5 से 6,000 रुपए। ठीक है, गरीब चप्पल वाला यात्रा नहीं कर रहा है। और जो आपने कहा वंदे भारत के अंदर कोई भी गरीब जो नहीं चढ़ रहा है उस वंदे भारत के अंदर, वंदे भारत का किराया आपको मालूम है कि फ्लाइट से ज्यादा है वो किराया। आपको पता है कि हम पहले राजधानी के अंदर सफर करते थे 2 से 2,500 रुपए पे करते थे, लेकिन आज वो 4,500 से 5,000 रुपए हो चुका है। 2014 से पहले मेरे को मालूम है 1,700 रुपए राजधानी का किराया होता था, आज वो 5,000 रुपए राजधानी का किराया हो चुका है। और उस राजधानी के अंदर नरेश जी हम चर्चा को आगे बढ़ाए रखेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हम बजट पर बात करते रहेंगे। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ बजट को बहुत बेहतर तो दूसरी तरफ बजट को बेकार बताया जा रहा है। चर्चा जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आप से हम जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी कमल और मुमताज आपके साथ जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।